नमस्कार, YouTube चैनल मैथ्स बाय अशोक पारिक पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपने पढ़ रहे नंबर सिस्टम में मैं आपको 22-23 लेसन डाल चुका हूं। आज पढ़ेंगे अपने डिविजिबिलिटी के कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिए हैं। आज उसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। दूसरी बात ये, आपको तरीका पता लग गया हो बढ़ाने का। बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हैं। हर चीज़ का मैं आपको क्यों बताता हूँ, इन फ्यूचर एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आपको करने में दिक्कत नहीं आएगी, आपका दिमाग चल पड़ेगा। तो आज कुछ इसमें मिक्स प्रश्न करेंगे। डिविजिबिलिटी के कैसे कैसे प्रश्न आते हैं वो देखते हैं। दो लेसन, एक लेसन ये, एक इसके बाद एक लेसन और आएगा डिविजिबिलिटी का। उसके बाद मैं स्टार्ट कर दूंगा आपके लिए क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। साथ में आपको ज्योमेट्री का वीडियो मिलता जाएगा और कॉन्सेप्ट का भी और प्रैक्टिस का भी। ठीक है, जो बच्चा आज फर्स्ट टाइम देख रहा है वो लेसन नंबर 1 से देखना स्टार्ट करें, क्योंकि मैथ में पूरी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट है, जुड़ी हुई है, जिससे आपको चीज़ें समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो आज कुछ एक दो पॉइंट मैंने आपके लिए बोर्ड पर पहले लिख दिए हैं, जिससे आपका टाइम खराब नहीं हो, टाइम बच जाए आपका। तो पहले एक काम करो, आप इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद मैं आपको सिखाता हूँ कि मैंने इसके ऊपर ये क्या लिखा है। ठीक है, तो एक बार इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लो। मैं साइड में हो रहा हूँ, तो आपने इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो, कुछ 2-3 पॉइंट हैं जो अपने यहाँ क्वेश्चनों में काम आएंगे। वैसे डिविजिबिलिटी के जो रूल है वो मैं आपको फैक्टर में पढ़ा चुका हूँ, गुणनखंड में भी पढ़ा चुका हूँ। एक बार देख लो, ऐसा होता है। अब ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताऊंगा। जस्ट अलजेब्रा, तो अलजेब्रा में हर चीज़ का बेसिक देखेंगे, ये आया कहाँ से। ठीक है, मैथ में प्रत्येक चीज़ प्रूव होती है, ध्यान रखना इस बात का। तो अब देखो, सबसे पहली बात ध्यान दो इसके ऊपर। डिविजिबिलिटी की कंडीशन आती है, तो पहली कंडीशन क्या है, ध्यान देना इसके ऊपर। a की पावर n प्लस b की पावर n a प्लस b से भाज्य है। कब? जब n विषम है। जब n क्या है? विषम है, ओड है। ध्यान रखना। कैसे? आपके दिमाग में तुरंत आएगा फॉर्मूला किसका? a क्यूब प्लस b क्यूब का। ध्यान रखना। तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस b, उसका एक फैक्टर होता है। तो ध्यान रखना, अगर a की पावर n प्लस b की पावर n, तो किससे भाज्य होगा? a प्लस बी से। कब? जब n का मान क्या है? विषम है। ठीक है, किस फॉर्मूले से? a क्यूब प्लस बी क्यूब, उससे आपको याद रह जाएगा ये। आगे चलो, पॉइंट नंबर 2, a की पावर n माइनस b की पावर n। अब की बार चिन्ह माइनस का है, तो a प्लस b से भाज्य होगा। कब? जब n क्या है? सम है, इवन नंबर है। n क्या है? इवन है, सम है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर सम है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी, a माइनस बी। तो a माइनस बी का भाग भी जाएगा और a प्लस बी का भाग भी जाएगा। ध्यान रखना इस बात का। तो ये a प्लस बी से भाज्य है। अगली बात, तीसरा पॉइंट, a की पावर n माइनस बी की पावर n, a माइनस बी से भाज्य होगा, चाहे n सम हो चाहे n विषम हो। आपको मैंने अभी क्या बताया, अगर माइनस है, सम है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी। अगर क्यूब है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसका एक फैक्टर क्या होगा? a माइनस बी। ध्यान रखना। तो a की पावर n माइनस बी की पावर n, a माइनस बी से भाज्य है, चाहे n सम हो चाहे n विषम हो, चाहे इवन हो चाहे ओड हो। ध्यान रखना। चौथा पॉइंट, ये फॉर्मूला है, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बीजीय व्यंजक। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो क्या होता है? तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होता है? 3ab। जस्ट इससे अगला, a प्लस बी प्लस सी की पावर 3 माइनस a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब बराबर क्या होता है? 3 इंटू ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस सी। छठा पॉइंट, a की पावर b प्लस बी की पावर a। इंपॉर्टेंट, यहां से एग्जाम में प्रश्न खूब आते हैं, ध्यान रखना भी। a की पावर b प्लस बी की पावर a किससे भाज्य है? a प्लस बी से भाज्य है। कब? जब a और b क्या है? विषम है, ओड है। ध्यान रखना। सातवां पॉइंट, a की पावर n प्लस बी की पावर n प्लस सी की पावर n प्लस डी की पावर n, ये किससे भाज्य होगा? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इन चारों के योग से भाज्य होगा। कब? जब पहली बात तो n क्या है? विषम है। n क्या है? ओड है, विषम है। ध्यान रखना, n क्या है? विषम है। और a b c d ये समांतर श्रेणी में है, AP में है। ये बात मैं आपको फैक्टर में पढ़ा चुका हूं, ये पॉइंट तो एक बार यहां रिपीट कर दिए। क्यों? जिससे आपका दिमाग चल पड़ेगा। ऐसा होता है, ध्यान रखना। क्यों होता है? अलजेब्रा में बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, एक बार ध्यान रखना, ऐसा होता है। अच्छा, उसके बाद इंटीजर्स के बारे में, पूर्णांक के बारे में मैं आपको हर छोटी छोटी चीज बता रहा हूं, हर बड़ी से बड़ी चीज बताता हूं। छोटी छोटी मतलब जिस बच्चे को कुछ नहीं आता उस बच्चे को भी सीखने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब ये बताओ इंटीजर के बारे में पहले सुन लो एक बार क्या होता है, और अपने
क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पढ़ेंगे तब वहां मैं हर संख्या को पूरी डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो इंटीजर पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक। अब ये एक नंबर लाइन है, ये क्या है? नंबर लाइन। बीच में क्या आएगा? 0। इस तरफ पॉजिटिव संख्याएं 1 2 3 धनात्मक संख्याएं, और इस तरफ -1 -2 -3 ऋणात्मक संख्याएं। ये इंटीजर है, पूर्णांक संख्याएं हैं। अब ध्यान रखना, 0 क्या है? 0 तो 0 उदासीन पूर्णांक होता है, न्यूट्रल होता है 0, न तो धन पूर्णांक और न ही ऋण पूर्णांक। 0 के आगे कभी भी प्लस माइनस का चिन्ह आपने देखा है क्या? नहीं देखा। तो 0 क्या होता है? न्यूट्रल उदासीन पूर्णांक होता है, ठीक है। अब इसमें दो बातें हैं, इनका ध्यान रखना, ये बार बार चीजें काम आएगी आगे, तो आपको मैं पहले इसलिए बता रहा हूं, आपको ऐसा नहीं लगे कि ये हमको नहीं पता, ठीक है। तो अब ध्यान दो, चलो ये बताओ, इंटीजर ये पूर्णांक होते हैं, ध्यान रखना पूर्णांक हैं। पहली बात, 0 क्या है? जब ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ाते हैं तो अब बच्चा 0 क्या है? 0 ध्यान रखना, 0 सम पूर्णांक है। 0 क्या है? सम पूर्णांक। 0 क्या है? सम पूर्णांक। ध्यान रखना, बच्चे कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। कैसे? देखो, संख्याएं एक के बाद एक अल्टरनेट, एक के बाद एक सम विषम सम विषम चलती है। जैसे देखो, 1 क्या है? विषम। 2 क्या है? सम। 3 क्या है? विषम। तो इससे जस्ट पहले क्या आएगा? विषम से पहले क्या आएगा? सम। सम के पहले विषम, विषम के बाद पहले सम, इसके पहले विषम। तो कहने का मतलब ये हो गया, संख्याएं सम विषम सम विषम सम विषम चलती जाएगी। तो ध्यान रखना, 0 क्या होता है? सम पूर्णांक होता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, कि सम पूर्णांक इवन इंटीजर्स क्या होते हैं? सबको पता है, पूर्णांक जो 2 से भाज्य है, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा, सम पूर्णांक होते हैं, सम संख्याएं होती है। जैसे अब ध्यान रखना, 0 सम पूर्णांक है तो 0 +-2 +-4 +-6, क्योंकि इंटीजर है, पॉजिटिव वैल्यू भी लेंगे और नेगेटिव वैल्यू भी लेते हैं, ध्यान रखना। तो प्लस माइनस मैंने एक साथ लिख दिए, तो जिसमें 2 का भाग जाए सम संख्या। 0 क्या है? सम पूर्णांक, ध्यान रखना। और इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? जनरल फॉर्म इंपॉर्टेंट, ये व्यापक रूप। तो व्यापक रूप क्या होगा इसका? 2n। क्या होगा? 2n, इंपॉर्टेंट 2n, जहां n क्या है? n इंटीजर है। n क्या है? इंटीजर। अब इंटीजर है, ये मान यहां से रखे, देखो सारी क्या आएगी? सम संख्या आएगी, ध्यान रखना, सम पूर्णांक। तो n क्या है? इंटीजर है। इसी प्रकार विषम पूर्णांक, इसे आप बोलते हो ओड इंटीजर। तो विषम पूर्णांक वो पूर्णांक जो 2 से भाज्य नहीं होते हैं, जो 2 से भाज्य नहीं होते हैं। +-1 +-3 +-5 चलता जाएगा, ध्यान रखना। अब इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? इंपॉर्टेंट बात ये, इसकी जनरल फॉर्म, इसका व्यापक रूप क्या होता है? 2n-1 या 2n+1, ध्यान रखना, 2n-1 या 2n+1। कैसे? अब ये बताओ, जो सम संख्या है, सम पूर्णांक है, उनकी जनरल फॉर्म क्या होती है? 2n। तो 2n से जस्ट आगे 2n+1, 2n से जस्ट पीछे 2n-1। तो ध्यान रखना, विषम पूर्णांक जो ओड इंटीजर्स हैं, उनका जनरल फॉर्म या व्यापक रूप क्या होता है? 2n-1 या 2n+1। ये इसका जनरल फॉर्म है, जहां n क्या है? इंटीजर है, जहां n क्या है? इंटीजर। तो एक पॉइंट मैंने आपको ये बताया, एक पॉइंट मैंने आपको ये बताया। तीसरा पॉइंट देखो, ये पॉइंट मैं आगे आपको दोबारा पढ़ाऊंगा, क्यों? कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में डिटेल से पढ़ेंगे। एक बार इसलिए बताया कि बीच में काम आएंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है? ध्यान से देखो, यूक्लिड प्रमेय क्या होती है? ये प्रमेय क्या कहती है? 2 धनात्मक पूर्णांक, ध्यान रखना, धनात्मक पूर्णांक हैं, एक तो a है और एक b है, दिए रहने पर ऐसे अद्वितीय पूर्णांकों q और r का अस्तित्व है। कैसे? देखो, a बराबर क्या होता है? bq + r, ध्यान रखना, जहां 0 r रिमाइंडर है ना, 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन हमेशा क्या होगा? b से छोटा होगा, ध्यान रखना। छोटा किससे होगा? b से। इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये, ध्यान रखना। ये यहां से बहुत बड़े क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। कैसे? कि मैंने a में भाग दिया किसका? b का, तो भागफल क्या आया? q, शेषफल क्या आया? r। तो ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं? भाजक, डिवाइजर। इसको क्या बोलते हैं? भाजक, डिवाइजर। इसको क्या बोलते हैं? भाज्य, डिविडेंट। इसको क्या बोलते हैं? भागफल, क्यूसेंट। और इसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर, शेषफल। तो उम्मीद करता हूं ये बातें आपको पहले से आती होगी और आनी भी चाहिए भाई, ध्यान रखना। अब ये बताओ r का मान। अब ध्यान रखना इस बात का, आपको मैंने क्या बताया, इस बात पर फोकस करना, क्या का r रिमाइंडर है वो 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन हमेशा क्या होगा? भाजक से छोटा होगा, भाजक से छोटा होगा, b से छोटा होगा। तो जैसे मान लो b का भाग दिया, तो b का जैसे भाग दिया ना, तो ध्यान रखना, रिमाइंडर हमेशा क्या? 0 1 2 3 डैश डैश डैश, इससे एक कम b-1 तक हो सकते हैं, ध्यान रखना, b-1 तक हो सकते हैं। कभी सुना है क्या? मान लो किसी संख्या में 5 का भाग दिया और रिमाइंडर 7 आ गया
हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। 5 का भाग दिया, रिमाइंडर 5 आ गया, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर शेषफल है ना, वो भाजक से 1 कम तक हो सकता है। और कहां से? 0 से। 0 से भाजक से 1 कम तक हो सकता है। तो ये बात आपको पता होगी, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट थे मैंने जो आपको बताए हैं। पहले डिविजिबिलिटी की कंडीशनें होती हैं, साथ ये और भी कंडीशनें होती हैं जो मैं आपको अलजेब्रा में पढ़ाऊंगा। एक बार नंबर सिस्टम में इतनी चीजें अपने काम आएगी। दूसरा पॉइंट इंटीजर के बारे में बताया। 0 क्या है? समपूर्णांक है, ध्यान रखना। और समपूर्णांक इनकी जनरल फॉर्म क्या होती है? 2n, जहां n क्या है? इंटीजर, ध्यान रखना। विषम पूर्णांक की 2n - 1 या 2n + 1, n क्या? इंटीजर। और यूक्लिड विभाजन पर मैं ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आपको पता होगा। अब चलता हूं आगे की तरफ, कुछ चीजें आप देखते जाओ। प्रॉपर नोट्स बनाओ भी इसके। मैं आपको हर एक चीज छोटा छोटा पॉइंट बता रहा हूं जिससे आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी भाई। प्रॉपर नोट्स बनाया करो जिससे कि बार बार आपका टाइम खराब नहीं होगा फिर। अब देखते हैं कुछ बातें फैक्टोरियल के बारे में। फैक्टोरियल के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे आगे। एक बार थोड़ा सा इसमें काम आएगा, तो एक बार देख लो क्या होता है फैक्टोरियल। जिन बच्चों को ध्यान नहीं है फैक्टोरियल के बारे में, एक बार समझ लो, फिर इसके कुछ पॉइंट मैं आपको बताता हूं। फैक्टोरियल नाम आपने पहले सुना होगा, नहीं सुना? अब देख लो इसको। देखो फैक्टोरियल, हिंदी में इसका नाम आएगा क्रम गुणित, ध्यान रखना, फैक्टोरियल, ठीक है। और फैक्टोरियल का चिन्ह क्या होता है? या तो ये इसका सिंबल होता है, ध्यान रखना। या तो आपको ये मिलेगा या ये मिलेगा, 2 सिंबल होते हैं इसके। अब देखो आप इसमें, जैसे मान लो फैक्टोरियल n है, इसका मतलब क्या होता है? n से स्टार्ट कर दो, n इंटू n - 1 इंटू n - 2, एक कम करते जाओ, इंटू n - 3, लास्ट में क्या आ जाएगा? 3 × 2 × 1। ध्यान रखना, 1 से लेकर n तक की संख्याओं का गुणनफल, जो इनकी संख्या बीच में आती है, इन सबका गुणनफल। जैसे फैक्टोरियल 5 है, तो 5 का मतलब क्या हो जाएगा? 5 का मतलब 5 × 4 × 3 × 2 × 1। फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या हो जाएगा? 4 × 3 × 2 × 1। 3 का मतलब क्या हो जाएगा? 3 × 2। समझ गए क्या? उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ गई है। जहां जो वैल्यू निकालनी है वहां से लास्ट 1 तक इंटू करते जाओ इसको। अब ध्यान रखना, फैक्टोरियल की बहुत प्रॉपर्टी होती है। फैक्टोरियल 0 का मान क्या होता है? 1। फैक्टोरियल 1 का मान क्या होता है? 1। तो ध्यान रखना, ये इसकी जो प्रॉपर्टी होती है फैक्टोरियल की, वो आपको बताऊंगा मैं जब अपने ट्रेलिंग जीरो निकालेंगे, नंबर ऑफ जीरोज, उसमें बताऊंगा। तो एक बार ध्यान रखना, बस इतनी बात इसमें काम आएगी। फैक्टोरियल का मान कैसे निकालते हैं बस वो देख लो। तो फैक्टोरियल n क्या होता है? n × n - 1, n - 2, n - 3, क्रमागत, ध्यान रखना, 1 से लेकर क्रमागत कहां तक? n तक की संख्याओं का गुणनफल होता है ये। उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ गई है। ये होता है फैक्टोरियल के बारे में, थोड़ा मैंने आपको बता दिया जिससे आपको समझने में दिक्कत नहीं आई। और डिटेल से पढ़ेंगे इसके बारे में, कुछ इसकी प्रॉपर्टियां हैं, आगे पढ़ेंगे। अब आगे देखो आप, इसमें अगला पॉइंट क्या हो सकता है, देखो। अब कुछ पॉइंट है इसके, उन पॉइंटों को देखो आप। अगर मैं आपको ये बात बोलूं, जैसे मान लो पहला पॉइंट इसका, n क्रमागत, ध्यान रखना, n क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल हमेशा फैक्टोरियल n से विभाजित होता है। अब आराम से समझो इसको, मैंने आपको क्या बताया, ध्यान रखना, n क्रमागत, पहली बात तो क्या है? क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं, इनका गुणनफल हमेशा फैक्टोरियल n से विभाजित होता है। कैसे? देखो, पहले मैं आपको संख्या लेता हूं, 2 संख्याएं। दूसरा पॉइंट मान लो 2 क्रमागत
आपको कोई ये पूछ ले तो आप तुरंत बताओगे क्या? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल हमेशा, अब ध्यान से देखो, फैक्टोरियल 2 से विभाजित होगा, 2 से, फैक्टोरियल 2 से भाज्य होगा, ठीक है। इसी प्रकार देखो तीसरा पॉइंट, अगर 3 क्रमागत संख्याएं हैं, 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या, एक बार देख लो, बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। तो 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल हमेशा फैक्टोरियल 3 से भाज्य होगा। अब 3 क्रमागत संख्या है, फैक्टोरियल 3 से क्या होगा? भाज्य होगा। अब आपके ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर मैं आपको ये बोल दूं कि 4 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल हमेशा फैक्टोरियल 4 से भाज्य होगा। अब ऐसा क्यों होता है अभी देखते हैं। अब मान आपको पता लग गया, फैक्टोरियल 2 का मान क्या होता है? 2 गुणा 1, इसका मतलब 2 से। फैक्टोरियल 3 का मान क्या होता है? 3 गुणा 2 गुणा 1, 3 दूनी 6 से। फैक्टोरियल 4 का मान क्या होता है? 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 से कम 24। ऐसे ही अगर 5 संख्याएं लगातार आ जाए तो अब आप समझ गए होंगे, अगर 5 क्रमागत धनात्मक संख्याओं का गुणनफल हमेशा किससे भाज्य होगा? फैक्टोरियल 5 से। तो इसका मान क्या हो जाएगा? 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 5 का 20, 60 दूनी 120, 120 से भाज्य होगा। अब ये बात आपके समझ में आ गई होगी। ऐसा होता क्यों है मैं एक बार आपको बता रहा हूं, बट ये चीजें एग्जाम में 100% यहां से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना भी 100%। तो देखते आप इसको टिक कर दो, इसका आंसर ये आएगा। तो आपको मैंने क्या बताया? आपको मैंने ये बताया, n क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल हमेशा फैक्टोरियल n से क्या होता है? विभाजित होता है। अगर 2 क्रमागत संख्याएं हैं तो 2 से, 3 है तो 6 से, 4 है तो 24 से, 5 है तो 120 से। ऐसा क्यों होता है? जैसे मान लो 3 संख्याएं आपको मैं सिखाता हूं, 3 संख्याएं हैं तो 6 से हमेशा, ध्यान रखना, हमेशा ऑलवेज डिविजिबल होगा, 6 से होगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसा क्यों होता है? देखो, ऐसा इसलिए होता है, आपको मैंने अभी बताया था, आप संख्या मान लो जो आपके मन में आई, होनी क्या चाहिए? क्रमागत लगातार, ठीक है। जैसे देखो, अगर मैं आपको ये बात बोलूं, चलो 3 संख्याएं लेता हूं, 3 संख्याएं, तो 3 संख्या किस फॉर्मेट में लेंगे? 3 संख्याएं हैं लगातार, तो फैक्टोरियल 3 से। इसका मतलब किससे भाज्य होगी? 3 गुणा 2 गुणा 1, हमेशा 6 से भाज्य होगी, हमेशा 6 से भाज्य होगी। कैसे होगी? देखो, अब ये बताओ, 3 संख्या लेनी है तो आप संख्या, पहली वाली संख्या ले लो सम संख्या, उसके बाद विषम, उसके बाद सम, या तो ऐसे 3 संख्याएं लो, एक फॉर्मेट तो ये बनेगा। या आप क्या ले लो, पहले विषम संख्या ले लो, तो विषम के बाद क्या लेंगे? सम, उसके बाद क्या लेंगे? विषम। बस आपके पास ये 2 ही फॉर्मेट होते हैं अगर 3 संख्या लिखनी है तो अगर मैं शुरुआत करता हूं सम संख्या से, तो सम के बाद विषम, विषम के बाद सम, और क्या करना है? इनका इनटू गुणनफल। पहले विषम ले ली, उसके बाद सम, उसके बाद विषम, इनटू देखना है। तो इनका इनटू हमेशा 6 से भाज्य होगा। ऐसा क्यों होता है? देखो, पहली बात तो ये, या तो अगर इसका फुल बेसिक देखना है तो आपको मैंने क्या बताया था, पहले सम संख्या है क्या? सम संख्या है, तो सम संख्या की जनरल फॉर्म क्या होती है? 2n या 2k, जो है आपके मन में लिख दो, 2k। अब उसके बाद अगली संख्या क्या आएगी? 2k + 1 आएगी क्या? लगातार। इसके बाद 2k + 2, ठीक।
अगर विषम से स्टार्ट करना है तो आप स्टार्ट कर दो किससे, 2k + 1, 2k + 2, 2k + 3, ठीक है। जहां k क्या है, k कोई इंटीजर है, ध्यान रखना। तो आप चाहे तो सम से स्टार्ट कर दो और चाहे आप इसको विषम से स्टार्ट कर दो, आपकी मर्जी है। तो इसमें भी 6 का भाग जाएगा और इसमें भी 6 का भाग जाएगा। ऐसा क्यों होता है, देखो आप मेरे को ये बताओ, संख्या लिखो आप लगातार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 चलती जाएगी। अब ये बताओ, ध्यान रखना इस बात का, 3 कहाँ आ रहा है, 3 कहाँ आ रहा है, 3। देखो पहली बात तो 2 देखो, अब सम संख्या है तो 2 का भाग अवश्य ही जाएगा, तो इसका मतलब 2 तो इसमें दिखाई दे रहा है, बार पड़ा है 2। कहने का मतलब सम संख्या है तो 2 उसमें अवश्य ही आएगा, सम संख्या में 2 अवश्य ही आएगा। यहां भी सम संख्या है तो इसमें भी क्या आएगा, 2 आएगा। यहां भी सम संख्या है, अवश्य ही क्या आएगा, 2 आएगा। तो दोनों में 2 सम संख्या होती अवश्य आएगा। अब बात करते हैं 3 की। तो देखो आप 3, जहां मैं गोले कर रहा हूं वहां एक बार जरा ध्यान से देखना, प्रत्येक 3 संख्या में, किसमें, प्रत्येक 3 संख्या में जो क्रमागत संख्याएं हैं, 1 3 का मल्टीपल अवश्य आएगा। ध्यान रखना, प्रत्येक 3 में 3 का मल्टीपल आएगा, प्रत्येक 4 में 4 का मल्टीपल आएगा, प्रत्येक 5 में 5 का मल्टीपल आएगा। क्रमागत संख्या लगातार लेनी है। प्रत्येक 6 में 6 का मल्टीपल आएगा। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब प्रत्येक 3 में लगातार संख्याएं हैं, 3 का मल्टीपल आएगा, 3 6 9 12 15, और सम संख्या में 2 आएगा। तो 2 दूनी 2 गुणा 3, 3 दूनी 6, 6 का भाग अवश्य ही जाएगा। जैसे देखो कोई भी संख्या उठा लो जो आपके मन में आई, आपने ये संख्या उठा ली 7 8 9, अब चेक करो, इसमें 8 में 2 आया, 9 में 3 आया। आपने मान लो ये उठा ली 8 9 10, 8 9 10, तो 2 आ गया, 3 आ गया। कन्फर्म ही प्रत्येक 3 संख्याओं में 3 का मल्टीपल आएगा जो लगातार है, 4 में 4 का मल्टीपल आएगा, 5 में 5 का मल्टीपल आएगा, 6 में 6 का मल्टीपल आएगा। तो अभी उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो आपको ध्यान क्या रखना है, अगर 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है तो 2 से भाज्य होगा, 3 तो 6 से, 4 है तो 24 से, 5 है तो 120 से। तो ये इसका बेसिक है और वो आपको डायरेक्ट याद रख सकते हो। तो अब मैं शुरुआत करता हूं क्वेश्चनों की, ध्यान रखना। तो अब कुछ इसके मिक्स प्रश्न करेंगे डिविजिबिलिटी के। तो डिविजिबिलिटी के एक टाइप के प्रश्न मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब बात करते हैं टाइप नंबर 2 की। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलता हूं मैं आगे की तरफ। तो इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं आपको सारे क्वेश्चन मैं करवाता हूं। तो आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। अब चलता हूं आगे की तरफ। हर छोटी छोटी बात बता रहा हूं जिससे आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर हो जाए और एग्जाम में ध्यान रखना। अब ये मेरी 100% गारंटी है, आप धीरे धीरे चीजों को देखते जाओ, पूरा कंप्लीट मैथ आपके क्लियर हो जाएगा। ऐसा आपको कभी नहीं लगेगा नया प्रश्न एग्जाम में आ गया, इसको कैसे करेंगे। नया प्रश्न बेसिक जितना क्लियर होगा, कैसा भी प्रश्न आ जाए तुरंत आपका दिमाग काम करना स्टार्ट कर देगा। हाँ ये क्वेश्चन ऐसे होगा, ये अप्रोच लगेगी इसमें। हर वैरायटी के प्रश्न आपको मैं करवा दूंगा भाई। तो अब मैं शुरुआत करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 से। अब धीरे धीरे आप चलते जाओ, देखते जाओ। क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28। ये क्वेश्चन अपना किससे विभाज्य है, किससे विभाज्य है। ऑप्शन लिख रहा हूं चारों इसके। पहला ऑप्शन 11, दूसरा ऑप्शन 16, तीसरा ऑप्शन 25, चौथा ऑप्शन 30। अब ध्यान दो इसके ऊपर। अब ये प्रश्न एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखना। तो आपको मैं इजी क्वेश्चन भी कराता हूं जो एग्जाम में आते हैं, थोड़े मीडियम प्रश्न भी, थोड़े अच्छे प्रश्न भी लेवल के, जिससे आपका दिमाग पूरा खुल जाएगा। दूसरी बात, एक सूचना, ये जो टेलीग्राम चैनल है मेरा, जो यूट्यूब चैनल का नाम है वो टेलीग्राम चैनल का नाम है भी। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो। किस नाम से है, मैथ्स बाई अशोक पारिक। ये टेलीग्राम चैनल है इसी नाम से, और इस पर मैंने कुछ पीडीएफ डाल रखी है। तो अब जो बच्चे ये चाहे कि सर हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ऐसे प्रश्न कहाँ मिलेंगे,
तो मैंने क्या किया, मैंने एक बुक डाल रखी है एन के सिन्हा की, एन के सिन्हा की, लगभग 900 प्लस पेज की बुक है वो, और इंग्लिश मीडियम की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, लेवल के क्वेश्चन है उसमें। आपको वहां से भी प्रश्न करा रहा हूं, ध्यान रखना, चिंता मत करना। जितना मैं आपको थ्योरी हर टाइप के प्रश्न, फिर कैसा भी कोई बुक निकालो आप, हर हालात में सारे प्रश्न कर दोगे आप, ठीक है। तो अब आपको मैं ये कह रहा हूं, ये एन के सिन्हा की बुक है, ये सबसे पहला जो पहली पीडीएफ है वो यही बुक है, 900 पेज की है। तो आप यहां से प्रश्न निकाल सकते हो। बाकी आपको मैं फुल थ्योरी फुल कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, ठीक है। तो अब देखो आप इसमें इस प्रश्न को कैसे करेंगे। सबसे पहले जब भी इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो 3-4 प्रश्न देखो, जिससे आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। कॉमन निकालो, कॉमन 3 की पावर 25 है, 3 की पावर 26 है, 3 की पावर 27 है, 3 की पावर 28 है। तो यहां से कॉमन क्या आ जाएगा, 3 की पावर 25 कॉमन आ गया। यहां क्या बच गया 1, और यहां 3 की पावर 1, और यहां 3 की पावर 2, और यहां 3 की पावर 3। अब इसको हल कर दो तो 3 की पावर 25 बार पड़ा है, 1 प्लस 3 की पावर 1 3, 3 का वर्ग 9, 3 की क्यूब 27, 27 और 3 30, 30 और 9 39, 1 40। तो ये आ गया 3 की पावर 25 इंटू 40। जब इसको हल किया तब ये आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, उसके हिसाब से करना है। अब देखो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब ये बताओ तो 11, 16, 25, 30, इसका आंसर क्या आएगा 30। क्यों आएगा, देखते पता लग गया। क्या 3 की पावर 25 से क्या निकालेंगे, यहां से 1 3 ले लेंगे, और 0 यहां दिखाई दे रही है अपने को, तो इसको मैं क्या लिख दूं 3 की पावर 1 और 3 की पावर 24। क्यों, कि जब आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती है। तो पावर 24 1 25 होगी, 40 को मैं क्या लिख दूं 4 गुणा 10। अब बस इसको हल करने के बाद इसके फैक्टर कर लो, और ऑप्शन में क्या दे रखा है उसके हिसाब से अपने को आंसर इसमें देना है। तो अब आप एक काम करो, इसमें सबसे पहली बात तो इसमें क्या दिखाई दिया 3, क्या दिखाई दिया 10, तो 10 दिए 30, ये अपना आंसर है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। प्रश्न नंबर 1 था, बिल्कुल इजी प्रश्न। अब धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता हूं क्वेश्चनों की तरफ, चलें आगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। अब ऐसे 3-4 प्रश्न कराता हूं, उसके बाद आपके ऐसे प्रश्नों में दिक्कत नहीं आएगी। हर वैरायटी का प्रश्न मैं आपको कराऊंगा, हर वैरायटी का प्रश्न, कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम में। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। प्रश्न नंबर 2 ये कह रहा है अपने को 2 की पावर 51, 2 की पावर 52, 2 की पावर 53, 2 की पावर 54, 2 की पावर 55 किससे भाज्य है, किससे भाज्य है। पहला ऑप्शन 23, दूसरा ऑप्शन 58, तीसरा ऑप्शन है 124, चौथा ऑप्शन है 127। अब देखो सबसे पहले कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है 2 की पावर 51, क्या बच गया 1, 2 की पावर 1, यहां 2 की पावर 2, अरे ये पता है ना 2 की पावर 53 है, 2 की पावर 51 बार निकाली, 2 की पावर 2 बच गई। तो आगे 2 की पावर 3, और यहां क्या बच गई 2 की पावर 4। अब इसको जब हल करेंगे 2 की पावर 51 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 2 दूनी 4, 2 की 3 8, 2 की 4 16। इसको ऐड कर दो, 16 और 4 20, 30 31। तो ये आ गया 2 की पावर 51 इंटू 31। जब इसको हल किया तब ये आया। अब इसके फैक्टर कर लो, टुकड़े कर लो। अब देखो ऑप्शन की तरफ किसे डिविजिबल है। तो अब ये बताओ मेरे को आप 31, तो मेरे को क्या दिखाई दिया 124। क्यों, कि जब 31 को मैं 4 से गुणा करूंगा 124 आएगा। तो 4 कहां से आया, यहां से, यहां से 4 ले लो। कैसे देखो 2 की पावर 51 है क्या, इसको मैं क्या लिख दूं 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 49। क्यों, जब आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती है। 49 प्लस 2 कितनी होगी 51, इंटू में क्या आएगा 31। अब आप मेरे को ये बताओ 2 की पावर 2 कितनी होती है 4 इंटू 31। तो 4 एकम 4, 4 3 12, किससे भाग जाएगा 124 से भाज्य है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखना भाई। तो एक दो और देखते जाओ, हर फुल प्रैक्टिस फुल कॉन्सेप्ट, उसके बाद मैथ में दिक्कत नहीं आएगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलता हूं मैं आगे की तरफ, प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है देखो,
प्रश्न नंबर 3 ये कह रहा है 4 की पावर 61, 61, 4 की पावर 62, 4 की पावर 63, 4 की पावर 64 किससे विभाज्य है? किससे विभाज्य है? पहला ऑप्शन 3, दूसरा ऑप्शन 10, तीसरा ऑप्शन 11, चौथा ऑप्शन 13। तो क्या करोगे? कॉमन ले लो। कॉमन क्या? 4 की पावर 61 कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बच गया? 1, आगे 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 2, पावर 63 है ना, 61 बार आ गई 2, और यहाँ 4 की पावर 3। अब इसको हल करो तो ये 4 की पावर 61, 1, 4 की 1 4, 4 का वर्ग 16, 4 की क्यूब 64, 64 प्लस 16 80, 85। तो 4 की पावर 61 इंटू 85। अब इसके फैक्टर कर दो, चेक करो किसका भाग जा रहा है। तो 4 है, 4 की पावर तो 61 है, इंटू में 85 है, 85 का मतलब 17 गुणा 5, 17 5 85। अब एक काम करो, 10 का भाग जाएगा। क्यों? मुझे क्या दिखाई दिया? 5 तो यहाँ आ गया और 4 यहाँ से आएगा, 2 यहाँ से आ जाएगा, 5 दूनी 10। तो इसको मैं क्या लिख दूँ? 4 की पावर 1 इंटू 4 की पावर 60। तो 5 चौके 20, ये आ गया 10, 10 का भाग अवश्य इसमें जाता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब चलता हूँ मैं आगे की तरफ। तो धीरे धीरे आप क्वेश्चनों को करते जाओ जिससे आपका दिमाग इसमें चलता जाएगा भी। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ। प्रश्न नंबर 4 आपको मैं खूब प्रैक्टिस कराऊंगा, हर वैरायटी के प्रश्न, जिससे एग्जाम में ऐसा आपको कभी नहीं लगेगा कि ये प्रश्न हमारा किया हुआ नहीं है। अब देखो आगे इसमें प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? 5 की पावर 71, 5 की पावर 71 प्लस 5 की पावर 72 प्लस 5 की पावर 73, 73 किससे विभाज्य है? किससे विभाज्य है? पहला ऑप्शन 150, दूसरा ऑप्शन 160, तीसरा ऑप्शन 155, चौथा ऑप्शन 30। अब ये बताओ, अब उम्मीद करता हूं चीजें आपके समझ में आनी स्टार्ट हो गई। कॉमन क्या लोगे? 5 की पावर 71 कॉमन लोगे। क्या बच गया? 1, यहां 5 की पावर 1 और यहां 5 की पावर 2। तो 5 की पावर 71 है, इसको आगे हल करो। 5 की 1 5, 5 का वर्ग 25, तो 25 और 5 30 और 31, तो ये आ गया 31 इंटू 5 की पावर 71। अब ये बताओ 31 का भाग 155, क्योंकि 5 यहां से आ जाएगा, 5 यहां से ले लो, 31 ये है, तो 5 कैसे लेंगे? देखो 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 70, जब जोड़ेंगे पावर 71 इंटू 31। जब मैं 31 को 5 से गुणा करता हूं, 31 5 155, ये अपना आंसर आ जाएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूं अब ये एक टाइप के मैंने आपको 4 प्रश्न करा दिए जिससे आपका दिमाग चल पड़ा होगा। अब चलता हूं मैं आगे की तरफ। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? ध्यान से देखो। यदि n धनात्मक पूर्णांक है तो, धनात्मक पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक है तो 4 की पावर 5n माइनस 5 की पावर 4n हमेशा, ध्यान रखना हमेशा, ऑलवेज डिविजिबल, हमेशा निम्न में से किससे विभाज्य होगा? किससे विभाज्य होगा? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन 17, दूसरा ऑप्शन है 113, तीसरा ऑप्शन 133, चौथा ऑप्शन है 13। अब ये बताओ मेरे को, आप थोड़ा दिमाग लगाना, ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट, और ध्यान रखना ऐसे प्रश्न
बहुत बढ़िया लेवल के बनते हैं ऐसे प्रश्न, बहुत बढ़िया लेवल के बनेंगे, ध्यान रखना। तो मैं आपको हर चीज धीरे धीरे आगे से आगे चलते जाएंगे, प्रश्नों का लेवल बढ़ता जाएगा। अब ये बताओ कि एन क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक है। तो पूछा क्या है कि 4 की पावर तो है 5n और माइनस 5 की पावर है 4n, ऑलवेज डिविजिबल किससे होगा, हमेशा किससे भाज्य होगा। आप ये बताओ यहां पावर कितनी है 5n, यहां पावर कितनी है 4n। सबसे पहले मैंने आपको जो कंडीशन बताई थी वो सेम पावर सेम होनी चाहिए, तो पावर सेम करो। इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, 4, 5 को नीचे उतार लो, 5 को नीचे उतार लो, तो 4 की पावर 5 कोष्टक n, कोष्टक का मतलब होता है इंटू, गुणा, ध्यान होगा सबको, माइनस, इसको मैंने क्या लिख दिया, 4 को नीचे उतार लिया, कोष्टक का मतलब गुणा। अब आपको मैंने ये बताया था, याद है क्या क्या बताया था, देख लो साथ साथ में। आपको मैंने ये बताया था कि a की पावर n माइनस b की पावर n हमेशा किससे भाज्य होगा, हमेशा a माइनस b से भाज्य होगा, चाहे n सम हो और चाहे n विषम हो। तो साथ साथ में मैं आपको कंडीशन बता रहा हूं जिससे कि चीजें आपकी याद हो जाए। तो a की पावर n माइनस b की पावर n है, वो a माइनस b से भाज्य है, चाहे n सम हो और चाहे n क्या हो, विषम हो। तो अब बताओ कि 4 की पावर 5, अब कई बच्चे सर 4 की पावर 5 को हल कैसे करेंगे, तो ध्यान रखना आसान है। 4 की पावर 5 को कैसे करोगे, अब आपका दिमाग इसमें काम करना चाहिए। कैसे, देखो सबसे पहली बात 4 की पावर 5 और यहां थी 5 की पावर 4, ठीक है। तो 4 की पावर 5 है, इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, देखो कैसे, 4 की पावर 5 को ऐसे लिख दूं क्या, 2 की पावर 2, 4 को, अब ऊपर है 5, तो ये 2 की पावर 10 नहीं हो गई क्या, हो गई। तो अब ये बताओ 2 की पावर 10 हो गई, 2 की पावर 10 अपने को पता है कितनी होती है, 1024 माइनस 5 की पावर 4 है क्या, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, 5 की पावर 4, इसको ऐसे लिख दूं क्या, 5 की पावर 2, क्योंकि कोष्टक मतलब इंटू गुणा करता है, तो 5 दूनी 10 और यहाँ 2 दूनी 4, तो यह हो जाएगा 5 का वर्ग 25, 25 का वर्ग हो जाएगा 625, ठीक है। तो पावर को तोड़ लिया करो, 625, अब घटाओ इसमें से, तो 14 में से 5 गया 9, ठीक है। यहां बच गया अपने पास 1, 11 में से 2 गया 9, 9 में से 6 गया 3, 399। अब एक काम करो, ऑप्शन में है क्या, नहीं है, इसका फैक्टर कर दो, 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग दे दो, 1 3 3 फैक्टर, तो 133 133 से भाज्य है, ये अपना आंसर है। उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ गई होगी। धीरे धीरे प्रश्नों को 1 बार 2 बार 3 बार अभ्यास करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलता हूं मैं आगे की तरफ, प्रश्न नंबर 6 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, देखो यहां से हर वैरायटी का प्रश्न करेंगे। डिविजिबिलिटी में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं आप देखते जाओ, इनको करते जाओ, प्रॉपर नोट्स बना लो, बार बार आपको पढ़ने की जरूरत फिर नहीं पड़ेगी। प्रश्न नंबर 6, तो प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, 2 की पावर 3n माइनस 1 हमेशा किससे विभाज्य होगा, हमेशा किस से विभाज्य होगा, जहां n एक प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। ऑप्शन है पहला 3, दूसरा 5, तीसरा 7, चौथा 9। अब आप मेरे को ये बताओ, जहां n क्या है, प्राकृत संख्या, तो n बिलोंग्स टू कैपिटल N, ध्यान रखना कैपिटल N क्या है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, प्राकृत संख्याओं का सेट है, समुच्चय। चीज आपको बताऊंगा आगे में, ध्यान रखना, बार बार मैं ऐसे लिखूंगा, इसका मतलब बिलोंग्स टू, एक ये चिन्ह होता है, कुछ सिंबल होते हैं मैथ में, मैं आपको सारे सिंबल बताऊंगा, ध्यान रखना। इसको बोलते हैं फॉर ऑल, ठीक है, इसका मतलब बिलोंग्स टू। तो n है वो किससे बिलोंग करता है, कैपिटल N, इसका मतलब कैपिटल N का मतलब हो गया प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर का सेट, समुच्चय, ठीक है। तो ये हो गया बिलोंग्स टू, ये हो गया फॉर ऑल। तो अब n बिलोंग्स टू कैपिटल N, इसका मतलब स्मॉल n क्या है, प्राकृत संख्याएं हैं। अब ये बताओ, हमेशा पूछा है ऑलवेज किससे डिविजिबल होगा, तो 2 की पावर तो है भैया 3n
और माइनस है 1। आप मेरे को ये बता दो कि प्राकृत संख्याएं हैं तो n का मान 1 2 3 4 चलता जाएगा। रख के देखो स्मॉल n का मान, n का मान रखता हूं मैं 1 भैया, क्या रखता हूं 1। या एक काम करो, आपको मैंने क्या बताया था, यहां से वो बात देख लो, कैसे देखो, मान रख के देख लो, या इसको आप ऐसे देख लो 2 की पावर 3 है क्या, नीचे उतार लो 3 को, पावर n माइनस 1 की पावर कितनी लगा दो, n लगा दूं, 2 की पावर 3 8, तो 8 की पावर n माइनस 1 की पावर n। आपको मैंने ये बताया था क्या कि a की पावर n माइनस b की पावर n है वो ऑलवेज किससे भाज्य होगा, a माइनस b से भाज्य होगा, चाहे n सम हो चाहे n विषम हो, चाहे n सम हो और चाहे n क्या हो, विषम हो। ये कंडीशन बार बार लिखूंगा, सारी कंडीशन याद हो जाएगी। तो a माइनस b का भाग जाएगा चाहे n सम हो और चाहे n क्या हो, विषम हो। तो अब आप मेरे को ये बताओ n चाहे सम चाहे विषम है तो 8 माइनस 1 किसका भाग जाएगा, ऑलवेज 7 का भाग जाएगा, हमेशा 7 से भाज्य है। ये अपना आंसर है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ गई है। अब चलते हैं आगे की तरफ, प्रश्न नंबर 7 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, देखो प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 अपने को ये कह रहा है, माना कैपिटल N बराबर 72 72 की पावर 3 माइनस 55 की पावर 3 माइनस 17 की पावर 3 है। तो n किससे विभाज्य है, तो n किससे विभाज्य है, तो n किससे विभाज्य है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में 100% आते हैं, भी ध्यान रखना, n किससे विभाज्य है। ऑप्शन लिख रहा हूं मैं, पहला ऑप्शन है 7 और 13, दूसरा है 3 और 13, तीसरा है 7 और 17, चौथा ऑप्शन है 3 और 17। आपको मैंने ये बताया था, क्या बताया था कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है, 0 है, तो होता क्या है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होता है, 3abc। ये बातें मैंने आपको सिखाई थी, बताई थी। ये फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, एग्जाम में 100% आते हैं, इसी पर ध्यान रखना है। चलो अब बताओ, तो अब ये बताओ मेरे को आप, ये चीज यहां लागू हो रही है, क्या हो रही है, क्यों, प्लस 72 माइनस 55 माइनस 17, जब इनको ऐड करेंगे तो माइनस का 72 और ये प्लस 72 0 हो रहा है, क्या हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ए का मान तो कितना है, 72 है, बी का मान कितना है, माइनस 55 है, सी का मान कितना है, माइनस 17 है, क्योंकि इन दोनों का योग कितना हो गया, 72 हो गया। अब इसका तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 3abc। तो 3a का मान 72, बी का मान माइनस 55, सी का मान माइनस 17, माइनस को तो माइनस से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस। ध्यान रखना। अब देखो किससे भाज्य है, तो ये बताओ, इसमें फैक्टर कर लो इसके, या दिखाई क्या दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, क्या दे रहा है, उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है, 17, ठीक है। तो 3 और 17 इससे भाज्य, ये अपना आंसर है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या इसके फैक्टर कर लो आप, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे प्रश्न नंबर 8 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, देखो प्रश्न नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है अपने को, 2 की पावर 12n माइनस 6 की पावर 4n किससे विभाज्य होगा, किससे विभाज्य होगा। जहां n प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है, जहां n प्राकृत संख्या है। ऑप्शन दे रखे हैं इसके, पहला ऑप्शन 10, दूसरा है 20, तीसरा है 50, चौथा है 100,
लास्ट 5 ऑप्शन है सभी। तो अब ये बताओ इसको हल कैसे करेंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कैसे ये बताओ मेरे को आप। पावर कितनी है 12n, पावर कितनी है 4n। पावर सेम कर लो, इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, 12 को नीचे उतार लो पावर ऊपर n, माइनस 6 4 को नीचे उतार लो पावर ऊपर n। अब पावर n आपको मैंने क्या बताया था, आपको मैंने ये बताया था कि a की पावर n माइनस b की पावर n ऑलवेज किससे डिविजिबल होगा, a माइनस बी से हमेशा भाज्य होगा। a माइनस बी से हमेशा भाज्य होगा कब, चाहे n सम हो और चाहे n क्या हो, विषम हो। तो चीजें आपके मैं इतनी बार लिखा दूंगा धक्के से आपके याद हो जाएगी। तो ये बताओ चाहे सम हो चाहे विषम हो, a माइनस बी से भाज्य, तो 2 की पावर 12 कितनी होती है, आपको मैंने क्या बताया था 2 की पावर 10 कितनी होती है 1024, ठीक है। और फिर पावर 12 है क्या, तो इसको 4 से गुणा कर देंगे 4096, 9496, तो ये तो आ गया 4096। 6 की 4, 6 की 4, इसका मतलब 36 का वर्ग 1296। अब इसको आप घटा दो, 6 में से 6 गया 0, 9 में से 9 गया 0, और अपने पास यहाँ 10 में से 2 गया 8, 2800। अब 2800 के फैक्टर कर लो, या एक स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इसमें 10 का भाग भी जाएगा, 20 का भी जाएगा, 50 का भी जाएगा, 100 का भी जाएगा, इसका मतलब सभी का जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, सभी। तो सभी से भाज्य है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये था प्रश्न नंबर आपका 8। आगे चलता हूं मैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है देखो। हर वैरायटी के प्रश्न करेंगे डिविजिबिलिटी के, जिससे आपका दिमाग चल पड़ेगा। एग्जाम में ध्यान रखना, फिर कभी भी ऐसा आपको नहीं लगेगा भी कितना भी नया प्रश्न आ जाए तुरंत आपका दिमाग चल पड़ेगा। प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, 167 की पावर है भैया 2n माइनस 103 और इसकी पावर है 2n। पूछा क्या है, किससे विभाज्य है, किससे विभाज्य है। ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है भैया 144, दूसरा ऑप्शन है 170, तीसरा ऑप्शन है 106, चौथा ऑप्शन है 225। आपको मैंने क्या बताया था, आपको मैंने ये बात बताई थी अगर ध्यान है तो 2n। तो 2n का मतलब ये क्या है, सम संख्या है। 2n क्या है, सम पूर्णांक का जनरल फॉर्म 2n, ध्यान रखना सम संख्या है 2n। तो अब ये बताओ, तो आपको मैंने क्या बताया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वैसे क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी। तो सम पावर है और चिन्ह बीच में माइनस का है, तो एक बार प्लस कर दो एक बार माइनस कर दो। तो वो देखो यहाँ पर सम पावर है, चिन्ह किसका है, माइनस का। एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार तो क्या आ जाएगा 167 प्लस 103, और एक बार क्या आ जाएगा 167 माइनस 103। अब इसको हल कर लो, फैक्टर कर लो, किससे भाज्य है देख लो। 7 और 3 10, 6 और 1 7, 1 और 1 2 इंटू 7 में से 3 गया 4, यहाँ का आ गया 6। अब इससे डिविजिबल है, इसके फैक्टर कर दो। अब फैक्टर करो इसके फैक्टर चेक करो, 144 170 106 225, इसमें से कौन सा आंसर आएगा। तो फैक्टर करते हैं इसको। चलो 64 को मैं क्या लिख दूं 64 को, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64, 2 की पावर 6। 270 को मैं क्या लिख दूं 27 गुणा 10, 10 को मैं क्या लिख दूं 2 गुणा 5, 27 को मैं क्या लिख दूं 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। अब चेक करो फैक्टर से, ऑप्शन से। पहला ऑप्शन क्या था 144, चेक करो 144, तो 144 बन रहा है क्या ये चेक करो आप। तो 16 में 144 होता है क्या, होता है 16 में 144। तो 16 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 यहाँ से बन रहा है, और 9 3 3 9 यहाँ से बन रहा है। इसका मतलब ये इसी से भाज्य होगा 144 से। अब आपके दिमाग में है सर आगे वाले चेक करें क्या, तो आप आगे वाले भी चेक कर लो, आगे वाले का भाग नहीं जाएगा, तो इसी का भाग जाएगा 144 का, ध्यान रखना। तो ये 270 इंटू 64। उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ गई है। प्रश्न नंबर था 9, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। तो इसमें धीरे धीरे चलते जाओ, हर वैरायटी का प्रश्न आपके सामने इसमें आता जाएगा। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है देखो।
प्रश्न नंबर 10, 31 की पावर 20 माइनस 1024 किससे विभाज्य नहीं है? किससे विभाज्य नहीं? ध्यान रखना, प्रश्न आराम से पढ़ना। किससे विभाज्य नहीं है, अब की बार ये पूछा है। पहला ऑप्शन दे दिया इसका 137, दूसरा ऑप्शन दे दिया इसका 107, तीसरा ऑप्शन है इसका 9, चौथा ऑप्शन है इसका 32। किससे विभाज्य नहीं है? चलो अब एक काम करते हैं, नहीं है देखना। 31 की पावर कितनी है जी? 20 माइनस 1024 क्या होता है? 2 की पावर 10। ध्यान रखना, कुछ आंकड़े ऐसे होते हैं जो आप डायरेक्ट दिमाग में रखा करो, जैसे 1024 2 की पावर 10 होता है। ये बताओ मेरे को, आप यहां पावर 10 है, यहां पावर 20 है, पहला काम पावर सेम करो। तो इसको ऐसे लिख दूं क्या? 31, 2 को नीचे उतार लिया, 10 माइनस 2 की पावर 10। 31 का वर्ग 961, इसकी पावर 10 माइनस 2 की पावर 10। पावर सेम है क्या? सेम है। चिन्ह किसका? माइनस का। पावर सम है। तो आपको मैंने क्या बताया था? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या होता है भैया? ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है क्या? होता है। तो अब ये बताओ, चिन्ह माइनस का क्या है? एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो। 961 प्लस 2, एक तो क्या आ जाएगा? 961 प्लस 2, और एक क्या आ जाएगा अपने पास? 961 माइनस 2। जब इसको ऐड करूंगा मैं, ये आ जाएगा 963 इंटू ये आ जाएगा 959। ठीक है, अब चेक करो किससे विभाज्य नहीं है। फैक्टर करो भी इसके पहले, फैक्टर। तो अब चेक करो, भाग जा रहा है इसमें क्या? 9 का जा रहा है, 9 का, तो 9 एकम 9, 9 7 63, और यहाँ भाग 959, 7 का जा रहा है क्या? जा रहा है 7 का, 7 का भाग दे दो, तो 7 एकम 7, बच गया 2, 15, 7 दूनी 14, 7 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। 7 एकम 7, बच गया 2, 25, 7 3 21, 7 3 21, 4 7 7 49, जा रहा है ना? जा रहा है। तो अब चेक करो, और इसको आगे तोड़ सकते हैं क्या? नहीं तोड़ सकते। 9 को तोड़ सकते हैं, तो सबसे पहले 9 है क्या? है, तो 9 का भाग जाएगा। 107 है क्या? है, 107 का भाग जाएगा। आगे 137 है क्या? है, इसका भाग जाएगा। तो इसका भाग नहीं जाएगा। पूछा क्या है कि किससे विभाज्य नहीं है, तो अपना आंसर क्या होगा? 32। 32 से विभाज्य नहीं है, ये अपना आंसर है। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ गई है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो प्रश्न नंबर 11, तो प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? देखो आप इसको। प्रश्न नंबर 11, तो 11वां प्रश्न ये कह रहा है अपने को, 2 की पावर 16 माइनस 1 किस से विभाज्य है? किस से विभाज्य है? पहला ऑप्शन 12, दूसरा ऑप्शन है इसमें 13, तीसरा ऑप्शन है इसमें 17, चौथा ऑप्शन है इसमें 19। अब ये पूछ रहा किससे विभाज्य है, तो एक काम करते हैं, पहले इसको हल करो। पावर 2 की पावर 16 माइनस 1 है क्या? तो पहले इसको आप हल कर लो। कैसे? इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या? स्क्वायर में तोड़ दो। 2 की पावर 8, इसका स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 की पावर तो आप कितनी लगा दो? 1 ही आएगा। तो अब ये बताओ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है, सबको पता है। एक बार प्लस क्या आ जाएगा? 2 की पावर 8 प्लस 1, एक बार माइनस 2 की पावर 8 माइनस 1। अब यहाँ फिर लगा दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख दूं क्या? देखो यहाँ से 2 की पावर 8 प्लस 1 सेम का सेम रहने दो। इसको ऐसे लिख दूं क्या? 2 की पावर 4 प्लस 1 और 2 की पावर 4 माइनस 1। ठीक है, क्यों? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब इसको हल कर लो। अब देखो 2 की पावर 8 है, 2 की पावर 6 कितनी होती है? 64। 2 की पावर 7, 64 दूनी 128, 2 की पावर 8 256, 256 प्लस 1 257, 2 की 4 16 प्लस 1 17, 16 में से 1 गया 15। अब इसके फैक्टर कर लो, तो 257, देखो 5 7 12 2 14, 3 का भाग नहीं जाएगा। और पूछा क्या वो देखो,
ये पूछा किससे विभाज्य है, बस यही पूछा है, तो 17 इसका फैक्टर आ गया, 17 से विभाज्य है, ये अपना आंसर है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो आसान सा प्रश्न था, फैक्टर कर लिया करो। अब पूछा किससे विभाज्य है, तो आंसर क्या आ जाएगा 17। अब चलते हैं आगे, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। तो प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है देखो। तो ये प्रश्न ध्यान रखना, एग्जाम में हर हालात में ऐसे प्रश्न आते हैं भी, तो देखते तुरंत कर देना। आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है ये। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है, गौर से देखो। संख्या दे रखी है अपने को, संख्या है 142 की पावर 2 माइनस 1 किससे विभाज्य है। पहला ऑप्शन 19, दूसरा ऑप्शन 7, तीसरा ऑप्शन 13, चौथा ऑप्शन 9। अब ये पूछा किससे विभाज्य है, तो एक काम करो, 142 की पावर 2 माइनस 1, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये लो। तो ए प्लस बी 143, ए माइनस बी 141। अब इसके फैक्टर कर लो। अब 4 और 3 7 और 1 8। अब भाग दो, इसमें किसका भाग जा रहा है ये चेक कर लो, फैक्टर कर दो इसके। तो 4 5 1 6, इसमें 3 का भाग जा रहा है ना, जा रहा है इसमें 3 का भाग दो इसमें। 3 चौके 12, 3 चौके 12, 2 3 7 21। इसमें चेक करो 9 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। 9 का भाग, 7 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। अब पूछा क्या है वो देख लो। अब पूछा है किससे विभाज्य है, तो अब इसमें एक ऑप्शन 19 भी है, एक ऑप्शन 7 भी है, एक ऑप्शन 13 भी है, एक ऑप्शन 9 भी है। तो अब चेक करना है आपको किसका इसमें भाग जाएगा। तो इसके फैक्टर और होंगे क्या, इसके फैक्टर होंगे, इसके फैक्टर कर दो अपने को 143, इसके फैक्टर 11 का भाग जाएगा। तो 11 एकम 11, 11 3 33, 11 का भाग भी जा रहा है। तो इसके फैक्टर हो गए 11 इंटू 13 इंटू 3 इंटू 47। पूछा क्या है किससे भाज्य है, तो अब ऑप्शन देख लो कौन सा मेल खा रहा है, 13, इससे भाज्य है 3 नंबर। तो ये आपका आंसर है। तो प्रश्न नंबर था 12। अब चलता हूं मैं आगे की तरफ, प्रश्न नंबर 13 की तरफ। तो धीरे धीरे चलते जाओ, जिससे आपकी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी भाई। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है देखो। एक व्यंजक है, एक्सप्रेशन एक व्यंजक है 8 की पावर n माइनस 4 की पावर n, जहां n एक प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है, जहां n एक प्राकृत संख्या है, n एक क्या है, प्राकृत संख्या है, हमेशा किससे विभाज्य होगी, हमेशा ऑलवेज किससे विभाज्य होगी। अपने को पता है 8 की पावर n माइनस 4 की पावर n, n चाहे सम हो और चाहे विषम हो, अगर निशान किसका माइनस का, तो a माइनस बी का भाग जाता है। आपको मैंने बताया था ना, चाहे सम और चाहे विषम हो। तो ये हो जाएगा ऑलवेज किससे, 8 माइनस 4 4, ऑलवेज इसमें 4 का भाग जाएगा हमेशा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये था क्वेश्चन नंबर 13। आगे चलता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है देखो यहां से। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 7 की पावर 6n माइनस 6 की पावर 6n, जहां n 0 से बड़ा, जहां n 0 से बड़ा एक पूर्णांक है जो पूर्णांक है, किससे विभाज्य है, किससे विभाज्य है, ये प्रश्न किससे विभाज्य है। पहला ऑप्शन 13, दूसरा ऑप्शन 127, तीसरा ऑप्शन 559, चौथा ऑप्शन
ऑल ऑफ दीज, सभी। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखो। जैसी पावर कुछ बड़ी आती है प्रश्न को आप उसको फैक्टर कर लिया करो, देख लिया करो ऑप्शन में क्या दे रखा है। ठीक है, कैसे देखो, n क्या है, 0 से बड़ा एक पूर्णांक है, 0 से बड़ा है, तो इसको 7 की पावर 6n माइनस 6 की पावर 6n। पहली बात तो 6n देखते ही अपने को पता लग गया पावर सेम है, तो पावर सम है, सम पावर है, तो a प्लस बी और a माइनस बी का भाग जाएगा। तो जब इनको प्लस करूंगा तो तब तो भाग जाएगा 7 प्लस 6 का, इसका मतलब 13 से भाज्य है। पहली बात तो इसमें 13 का भाग, इसका भाग जाएगा। अब आगे चेक करो, क्योंकि एक ऑप्शन सभी भी है, और आगे चेक करो। इसको ऐसे कर दूं क्या, पावर ऊपर 6n है क्या, 3 नीचे उतार लो, तो 7 की पावर 3 ऊपर आ गई 2n, 6 की पावर 3 ऊपर आ गई 2n। अब ये बताओ 2n भी क्या है, सम संख्या है। ठीक है, तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो 7 की क्यूब 343 और ये 6 की क्यूब 216। एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस, तो प्लस करेंगे 343 प्लस 216, और जब माइनस करेंगे तो 343 माइनस 216, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब एक काम करो, अब यहां से इसको हल कर दो, 6 और 3 9, 4 और 1 5, 3 और 2 5, इंटू 13 में से 6 गया, 7 और 6 13, 3 में से 1 गया 2, और यहां बच गया अपने पास 1। अब पूछा क्या है, तो 559 से भी भाज्य है, 127 से भी भाज्य है, इसका मतलब सभी से भी भाज्य है। ये अपना आंसर है, सभी, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये था क्वेश्चन नंबर अपना 14। अब आगे चलता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चनों का लेवल बढ़ता जाएगा, आप देखते जाओ इन प्रश्नों को। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में खूब आते हैं, ध्यान रखना भी। तो ये था प्रश्न नंबर 14। आगे चलता हूँ प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15, 7 की पावर 12 एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है, माइनस 4 की पावर 12 एग्जाम में आ चुका यह प्रश्न। निम्न में से किससे भाज्य है, निम्न में से किससे पूर्णतः भाज्य है, पूर्णतः भाज्य है। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं इसके, पहला 36 36, दूसरा है 35 35, तीसरा है 34 और चौथा है 33। 4 ऑप्शन है इसके। चलो एक काम करते हैं, इसको हल करते हैं। पावर बड़ी है, आपको मैंने क्या बताया था, पावर तोड़ लिया करो। तो 7 की पावर 12 है माइनस 4 की पावर 12। तो अपने को एक तो ये पता है किस बात का, पावर 12 सम है क्या, सम है। तो अब अपने को ये पता है कि एक बार तो किसका भाग जाएगा, सम पावर है, बीच में से माइनस का है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार तो प्लस का भाग जाएगा, ए प्लस बी, एक बार ए माइनस बी का भाग। तो अब पावर 12 सम है, तो एक काम कर सकते हो क्या, एक बार प्लस करूंगा तो 7 और 4 11, माइनस करूंगा तो 7 में से 4 गया 3, तो 11 और ये 3, इसका मतलब 11 3 33 का भाग जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 4 नंबर, 11 3 33। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये था प्रश्न नंबर 15। आगे चलता हूँ प्रश्न नंबर 16 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 16 क्या कर रहा है, देखो ध्यान से, स्क्रीनशॉट आपने इसका ले लिया होगा। ध्यान रखना, इसमें बहुत लेवल के प्रश्न बनते हैं, इस टाइप के बहुत बढ़िया प्रश्न। प्रश्न नंबर 16 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार एग्जाम में आ चुका है, फिर एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं, ध्यान रखना भी। प्रश्न नंबर 16 क्या कर रहा है, यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, तो n क्यूब माइनस n हमेशा, ध्यान रखना, हमेशा ऑलवेज किससे भाग जाएगा, हमेशा किससे विभाजित होगा, हमेशा किससे विभाजित होगा। पहला ऑप्शन 4, दूसरा 5, तीसरा 6, चौथा 7। अब ये बताओ
ये प्रश्न एग्जाम में कम से कम 10 बार रिपीट हो गया। और देखते टिक मारना, इसका आंसर क्या आएगा 6। ऑलवेज किससे डिविजिबल होगा 6 से, क्यों कि n एक धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो n³ माइनस n है। इसको मैं ऐसे लिख दूं, क्या यहां से कॉमन क्या आ गया n, क्या बच गया n² माइनस 1। अब इसको मैं क्या लिख दूं, स्केलर लगा दूं उसके ऊपर 1 का, तो यह आ जाएगा a² माइनस b², तो a प्लस b और a माइनस बी, एक बार n+1 एक बार n-1। तो आप मेरे को ये बताओ, ये संख्या लगातार नहीं आ गई क्या, तो पहले क्या आएगी n-1, उसके बाद क्या आएगी n, उसके बाद क्या आएगी n+1। अब ये बताओ कि तीनों क्रमागत संख्याएं हैं कि नहीं है, 3 क्रमागत संख्याएं हैं। तो आपको मैंने ये बताया था, अगर 3 क्रमागत संख्याएं हैं तो हमेशा फैक्टोरियल 3 से, फैक्टोरियल 3 का मान 3 गुणा 2 गुणा 1, इसका मतलब 6 से भाज्य होगी। ये अपना आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई है। ये था प्रश्न नंबर 16, एग्जाम में कई बार आ चुका है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब चलते हैं आगे की तरफ, प्रश्न नंबर 17। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे और आपका क्वेश्चनों का लेवल भी बढ़ता चलेगा भी। प्रश्न नंबर 16 था, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। प्रश्न नंबर 17, तो प्रश्न नंबर 17 ये कह रहा है अपने को, दो क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा, ध्यान रखना, हमेशा किससे विभाज्य होता है, किससे विभाज्य होता है। ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन 4, दूसरा ऑप्शन 8, तीसरा ऑप्शन 3, चौथा ऑप्शन अपने पास 6। हमेशा किससे विभाज्य होगा। आप मेरे को छोटी सी बात बताओ, ये प्रश्न एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है, ऑप्शन में आपको उलझा सकता है। कैसे देखो, पहली बात तो दो क्रमागत लगातार है, विषम पूर्णांक है, ध्यान रखना, वर्गों के बीच का अंतर किससे विभाज्य होगा हमेशा। अब ये बताओ, विषम पूर्णांक लेने हैं तो एक तो मैं ले लेता हूं 2k-1 और एक ले लेता हूं मैं 2k+1, ये विषम संख्या है। अब ये कह इनके वर्गों का अंतर, वर्ग कर दो वर्गों का अंतर, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो वर्गों का अंतर 2k+1, इसका वर्ग इसमें से घटा दो 2k-1, इसका वर्ग। इनका अंतर हमेशा किससे भाज्य होगा, ऑलवेज डिविजिबल किससे होगा। तो ये बताओ, ये आपको दिखाई दे रहा है क्या, a² - b², इसको मैं क्या लिख दूं, a+b, एक बार जोड़ दो तो 2k+1 में क्या जोड़ूंगा 2k-1, a-b एक बार घटा दो तो 2k+1 घटा दो माइनस माइनस प्लस, अब -1+1 -2k+2k, तो यहाँ तो आ गया 2 दूनी 4k इंटू यहाँ आ गया अपने पास 1 और 1 2, तो 4 दूनी 8k। अब ये बताओ 8k आ गया इनका डिफरेंस, तो ऑलवेज किससे डिविजिबल होगा, ऑलवेज 8 से डिविजिबल होगा, हमेशा 8 का भाग जाएगा। अब बच्चा यहाँ तुरंत क्रॉस क्वेश्चन करता है कि सर ये बता दो कि ऑप्शन में 4 भी है, ऑप्शन में 4 भी है। तो इस बात का ध्यान रखना, जिस संख्या में 8 का भाग जाएगा उस संख्या में अवश्य ही 4 का भाग जाएगा, ध्यान रखना इस बात का। और जिस संख्या में 4 का भाग जाता है उस संख्या में 8 का भाग जाए, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। क्यों, जैसे मान लो 12 है, 12 तो 12 है, 12 में 4 का भाग जा रहा है क्या, जा रहा है। अब बताओ 12 में 8 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। तो ध्यान रखना इस बात का, आंसर क्या टिक करोगे 8। क्यों कि जिस संख्या में 8 का भाग जाएगा उस संख्या में अवश्य ही 4 का भाग जाएगा, इसका विलोम सत्य नहीं है। जिस संख्या में 4 का भाग जाता है उस संख्या में 8 का भाग भी जाए, ये आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है। अब आपके बात समझ में आ गई होगी। ये था प्रश्न नंबर 17। आगे चलता हूं मैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है, देखो, प्रश्न नंबर 18, दो क्रमागत समपूर्णांक वाले
वर्गों के बीच का अंतर, वर्गों के बीच का अंतर, वर्गों के बीच का अंतर, वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाज्य होता है? हमेशा किससे विभाज्य होता है? अब ये बताओ हमेशा किससे विभाज्य होता है। सबसे पहली बात मैं क्या मानता हूं, मैं ये मान लेता हूं समपूर्णांक। एक तो मैंने क्या मान लिया 2k, एक क्या मान लिया मैंने 2k प्लस 2, लगातार होना चाहिए क्रमागत, 2k प्लस 2। अब क्या कह रहा है ये, जहां k क्या है, k इंटीजर है, जहां k क्या है, इंटीजर है, पूर्णांक है। तो अब बताओ इनके वर्गों के बीच का अंतर, इसका वर्ग तो 2k प्लस 2, इसका वर्ग माइनस 2k, इसका वर्ग, अंतर किससे भाज्य होगा? तो अब वो बात a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी ऐड कर दो प्लस, और a माइनस बी माइनस 2k प्लस 2k, 2 दूनी 4, 4k प्लस 2, और यहां आ गया अपने पास 2। अब यहां से कॉमन क्या आ गया, 2, क्या बच गया 2k प्लस 1, और यहां भी 2, तो 2 दूनी 4, इसका मतलब ऑलवेज किससे डिविजिबल होगा, 4 से होगा, ध्यान रखना हमेशा इसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा, हमेशा 4 से डिविजिबल होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये था प्रश्न नंबर 18। आगे चलता हूं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, प्रश्नों का लेवल भी अपने पास इनका बढ़ता जाएगा। 18 नंबर प्रश्न ध्यान रखना। अब एग्जाम में ध्यान रखना कुछ भी पूछ सकता है, जिससे आपका दिमाग खुल जाएगा। हर चीज बता रहा हूं आपको मैं, छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 19। तो प्रश्न नंबर 19 क्या कर रहा है अपने को, यदि n कोई प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है जो 2 से बड़ी है, जो 2 से बड़ी है, तो किस सबसे बड़ी संख्या के लिए सबसे बड़ी संख्या के लिए n क्यूब माइनस n माइनस 2 हमेशा विभाज्य है, हमेशा विभाज्य है। एग्जाम का आया हुआ किसने भी ऑप्शन लिख लो इसके। पहला ऑप्शन दे रखा है इसने 6, दूसरा ऑप्शन 24, तीसरा ऑप्शन 12, चौथा ऑप्शन है इसमें 48। अब ये बताओ कि n कोई क्या है, नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है जो 2 से बड़ी है। n का मान किससे बड़ा है, n का मान 2 से बड़ा है। पहली बात तो ये n का मान किससे बड़ा है, 2 से बड़ा है। तो किस सबसे बड़ी संख्या के लिए n क्यूब माइनस n और n माइनस 2 हमेशा भाज्य है। एक काम करो, पहले इसको थोड़ा हल करो, इसको n बार निकालो, यहाँ क्या आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 1, आगे क्या पड़ा है n माइनस 2। अब वही बात a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख दूँ, एक बार प्लस में n प्लस 1, एक बार माइनस में n माइनस 1, और आगे क्या पड़ा है n माइनस 2। अब थोड़ा गौर से देखो, ये चारों संख्या लगातार नहीं है, क्या है, n माइनस 2, इससे आगे क्या आएगा n माइनस 1, इससे आगे क्या आएगा n, इससे आगे क्या आएगा n प्लस 1। अब चारों संख्याएं लगातार है, क्रमागत संख्याएं। आपको मैंने क्या बताया था, 4 संख्या लगातार है तो फैक्टोरियल 4 से डिविजिबल होगी। इसका मतलब 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 एकम 24। आंसर क्या आ जाएगा, 24 से भाज्य है, 24 से भाज्य है। ये इसका आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ गई होगी। ये था प्रश्न नंबर 19। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 20 क्या कर रहा है, देखो यहां पर
प्रश्न नंबर 20 कह रहा है यदि कोई संख्या n प्राकृत संख्या है, n प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर है, n प्राकृत संख्या है जो 1 से बड़ी है, जो 1 से बड़ी है, संख्या है वो 1 से क्या है, बड़ी है, तब n स्क्वायर माइनस 1 हमेशा विभाजित होगी, हमेशा विभाजित होगी। पहला ऑप्शन है 16, दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा ऑप्शन है 10, चौथा ऑप्शन है 8। अब ये बताओ किसे हमेशा, ऑलवेज किसी डिविजिबल होगी, हमेशा किसका भाग जाएगा? n प्राकृत संख्या है, पहली बात तो ये ठीक है, 1 से बड़ी है, तो इसका n का मान है वो 1 से बड़ा है, तो n का मान 1 से बड़ा है तो क्या हो सकता है, 2, 3, 4, 5 हो सकता है। तो अब एक काम करो, n स्क्वायर और n स्क्वायर माइनस 1। सबसे पहला मैंने क्या किया, n का मान मैंने रख दिया 2, मान रख दो, n का मान मैंने 2 रख दिया 2, तो 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, 4 में से गया 3, तो 4 3 12, n का मान रखो 3। ध्यान रखना आगे 2-3 पद देख लिया करो, क्वेश्चन ये पूछता है ऑलवेज किसे, मतलब मिनिमम कंडीशन लेनी है, तो आप चेक कर लिया करो। आगे देखो कैसे, n का मान 3 रखा, तो 3 का वर्ग 9, 9 में से ये गया 8, 8 नहीं 72, n का मान 4 चेक कर लो चाहे। अब इसका मतलब ये हो गया ऑलवेज किससे डिवाइड होगी, हमेशा 12 से डिवाइड होगी, भी मिनिमम क्या है इसमें 12, 12 से डिवाइड होगी हमेशा, तो 12 इसका आंसर आ जाएगा 12। तो ऑलवेज हमेशा 12 से भाज्य होगी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये था प्रश्न नंबर 20। आगे चलता हूं मैं प्रश्न नंबर 31 की तरफ। प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। ये कह रहा है यदि n सम संख्या है, यदि n क्या है, सम संख्या है, n क्या है, सम संख्या है, तब 6 की पावर n माइनस 1 विभाजित होगी, विभाजित होगी। पहला ऑप्शन है इसमें 37, दूसरा ऑप्शन है इसमें 35, तीसरा ऑप्शन है इसमें 30, चौथा ऑप्शन है इसमें 6। अब ये कह रहा है ऑलवेज किससे विभाज्य होगी, n सम संख्या है भाई, इसका n का मान क्या आएगा, 2, 4, 6, 8, n का मान आएगा, n का मान क्या है, सम संख्या है। अब ये बताओ 6 की पावर n माइनस 1 किससे विभाज्य होगी। पहले मैंने n का मान क्या रखा, 2, जैसे n का मान 2 रखूंगा, 6 का वर्ग 36, 36 में 1 गया 35, n का मान रखो आप 4, n का मान 4 रखेंगे तो 6 की पावर 4 माइनस 1। अब 6 की पावर 4, 6 की पावर 4 को मैं क्या लिख दूं, 2 नीचे उतार लो, 6 का वर्ग 36, 36 की पावर 2, 36 का वर्ग 1296, तो यह आ जाएगा भैया 1296 माइनस 1 1295। 1295 में 35 का भाग जा रहा है, क्या जा रहा है, 1295 में 35 का भाग जा रहा है, भाग दे देख लो चाहे, तो 35 दूनी 17, 35 थी 105, देखो 35 थी 105, कितना बच गया अपने पास, 1295 था 105, 35 का भाग देना है, 35 थी 105, 9 में से 5 गया 4, यहाँ बच गया 2, 45, तो 7 से जाएगा, 7 5 35, 7 21 और 3 24 जाएगा, जाएगा 37 बार। इसका मतलब ऑलवेज किसे डिवाइड होगा, 35 35 35, तो ऑलवेज 35 से डिवाइड होगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। प्रश्न नंबर 22 क्या कर रहा है, देखो प्रश्न नंबर 22 इंपॉर्टेंट,
कई बार एग्जाम में आ चुके हैं ऐसे प्रश्न। निम्न में से कौन सा पद x की पावर 8 प्लस 1 से पूर्णतः विभाजित है? पहला ऑप्शन है x की पावर 36 प्लस 1, दूसरा ऑप्शन है x की पावर 16 प्लस 1, तीसरा ऑप्शन है x की पावर 72 प्लस 1, चौथा ऑप्शन है x की पावर 64 प्लस 1। अब एक काम करो, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अपने को चेक करना है कि ये किसका फैक्टर है, x की पावर 8 प्लस 1 इसमें से किसका फैक्टर है। तो क्यूब का फॉर्मूला पता है सबको, क्या? ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फैक्टर क्या होता है? ए प्लस बी होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो वही बात अब देख रहे हैं यहां पर, x की पावर 8 प्लस 1 किसका फैक्टर है? इसका फैक्टर है 72 का। क्यों? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैसे देखो, x की पावर 72 प्लस 1, इसको मैं लिख दूं क्या? क्यूब के रूप में, x की पावर 24 इसकी पावर 3 प्लस ए की पावर 3, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका एक फैक्टर क्या होता है? ए प्लस बी। इसको मैं क्या लिख दूंगा? x की पावर 24 प्लस 1। अब इसको फिर आगे तोड़ दो, फिर आगे टूट रहा है ये किसमें? x की पावर 8 इसकी पावर 3 और ए की पावर 3। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फैक्टर क्या होता है? ए प्लस बी। तो x की पावर 8 प्लस 1 इसका एक फैक्टर है। इसका मतलब x की पावर 72 प्लस 1 का एक फैक्टर क्या है? x की पावर 8 प्लस 1 है। उम्मीद करता हूं ये बात आपकी समझ में आ गई है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये था क्वेश्चन नंबर 22। आगे चलता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहे हैं देखो। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, एन स्क्वेयर माइनस एन हमेशा किससे भाज्य होगा? हमेशा किससे भाज्य होगा जहां एन धनात्मक पूर्णांक संख्या है। धनात्मक पूर्णांक संख्या है। ठीक है। अब एक काम करो, हमेशा किससे भाज्य हो ये पूछा है। n क्या है? धनात्मक पूर्णांक संख्या है। n का मान 1 2 3 4 5 रख सकते हो, धनात्मक पूर्णांक है। तो n स्क्वायर माइनस n किससे विभाज्य होगा? n का मान पहले मैंने क्या रखा? 1। आपको मैंने क्या बताया? मान रख के देख लिया करो 2-3 बार। जैसे n का मान 1 रखूंगा, 1 में से 1 गया 0। 0 क्या है? 0 सभी से भाज्य है। 0 क्या है? सभी से भाज्य है। तो पहला पद नॉन जीरो देखो क्या आ रहा है, नॉन जीरो, जो जीरो नहीं है। n का मान रख दो आप 2 भैया, 2 का वर्ग 4, 4 में से 2 गया 2, तो ये 2 से भाज्य है। n का मान रखो 3, तो 2 की पावर 3 8, 8 में से 2 गया 6, 2 से भाज्य है। n का मान रख दो 4, ठीक है। तो अपने n का मान यहाँ 3 रखा, 3 का वर्ग 9, सॉरी एक काम करो, यहाँ पर n का मान 3 रखा था, सॉरी n का मान 3, तो 3 का वर्ग 9, 9 में से 3 कम करना है अपने को 6, तो 6 में 2 का भाग जा रहा है। n का मान रख दो 4, तो 4 कहेंगे, 4 का वर्ग 16, 16 में से 4 कम कर दो, कितना आ गया 12, ये 2 से भाज्य है। तो ये पूछा है ऑलवेज किससे भाज्य है? तो हमेशा 2 से भाज्य होगा, ठीक है, हमेशा 2 से डिविजिबल होगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूं ये बात आपकी समझ में आ गई है, ठीक है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 23। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 24 में देखो क्या कह रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 24, n n-2
n स्क्वेयर माइनस 16 स्क्वेयर स्क्वेयर हमेशा किससे भाज्य होगी? हमेशा किस से भाज्य होगी? यदि n एक धनात्मक सम संख्या है, धनात्मक सम संख्या है, तो ये तो n का मान क्या है? सम संख्या है। सम संख्या है, इसका n का मान 2 4 6 8। हमेशा पूछिए, हमेशा ऑलवेज डिविजिबल किससे होगी? तो पहला पद चेक कर लो, जो नॉन जीरो आए उसको चेक करो। पहले मैंने क्या किया, n का मान मैंने 2 रख दिया, 2, n का मान 2 रख दो। अब ये बताओ, जैसे n का मान 2 रखूंगा तो 2 में से 2 जाएगा 0, क्या आएगा 0। n का मान रखो 4, जैसे n का मान 4 रखूंगा तो ये बताओ 4 रखूंगा तो 4 का वर्ग 16, 16 में 16 गया 0, फिर 0 जाएगा। n का मान रखो 6, तो 6 में से 2 गया 4, 6 का वर्ग 36, 36 में से 16 गया 20, 6 चौका 24, 24 दूनी 48, 480। तो ऑलवेज किससे डिविजिबल होगा? 480 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूं ये बात आपकी समझ में आ गई है। अब आगे चलता हूं प्रश्न नंबर 25 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 25 क्या कर रहा है, देखो। प्रश्न नंबर 25, यदि 100 और 1000 के बीच किसी पूर्णांक के अंकों का योगफल उस संख्या से घटाया जाए, तो परिणाम हमेशा किस से विभाज्य होगा? आपको मैंने बताया था फॉर्मेशन ऑफ नंबर में संख्या कैसे बनाते हैं, अंकों से। तो ये कह रहा है 100 और 1000 के बीच, मतलब 3 अंकीय संख्याओं की बात कर रहा है। तो 3 अंक ले लो, A B C, संख्या बनाओ, इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़े का अंक। संख्या क्या बनेगी? 100A प्लस 10B प्लस C। याद है ना, पीछे के लेसन में मैंने आपको बताया था फॉर्मेशन ऑफ नंबर, ध्यान रखना। अब कह रहा है कि अंकों का योगफल उस संख्या से घटाया जाए, उस संख्या से घटा दो अंकों का योगफल। संख्या क्या है? 100A प्लस 10B प्लस C। अंकों का योगफल घटा दो, अंकों का योग क्या घटाओगे? A प्लस B प्लस C। अंकों का योगफल घटा दो, घटा दिया, अंक ये थे। तो यहाँ से क्या आएगा? 100A प्लस 10B प्लस C माइनस A माइनस B माइनस C। तो C से C कट गया, 100A में से A गया 99A, प्लस का 10B माइनस का B, तो प्लस का 9B, कॉमन क्या आ गया? 9, 11A प्लस B हमेशा किससे भाज्य होगा? हमेशा 9 से भाज्य होगा। तो ऑलवेज किससे डिविजिबल होगा? 9 से। ठीक है, ये अपना आंसर है। तो अब एक लास्ट प्रश्न देख लो इसके ऊपर, प्रश्न नंबर 26। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो प्रश्न नंबर 26 क्या कह रहा है अपने को? कितने 3 अंकीय, ध्यान रखना क्या कह रहा है ये, कितने, प्रश्न नंबर 26 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी, ठीक क्वेश्चन है ये। कितने 3 अंकीय धनात्मक पूर्णांक जिनमें सैकड़ा दाई
सैकड़ा, दहाई और इकाई। स्थानों पर क्रमशः अंक x, y और z, x, y और z इस प्रकार है कि जिसमें x है वो छोटा है किससे, y से, और z है वो छोटा है किससे, y से, और x है वो नॉट इज इक्वल टू 0 है। ये बताया ऐसे 3 अंक के कितनी संख्याएं हैं जिसमें सैकड़ा, दहाई और इकाई के स्थानों पर अंक क्या क्या है, x, y और z, सैकड़ा, दहाई और इकाई पर। अब ये बताओ, कंडीशन को देखते चलो, इसको करते चलो। 3 अंकीय संख्या है, ठीक है। कंडीशन ये है कि x है ना वो छोटा है किससे, y से, और z है वो छोटा है किससे, y से। इसका मतलब y सबसे बड़ा हो गया क्या, y क्या हो गया सबसे बड़ा, पहली बात तो ये y क्या हो गया सबसे बड़ा, ठीक है। दूसरी बात देखिएगा, x नॉट इज इक्वल टू 0, x का मान 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब x का मान 0 नहीं है, क्यों, x का मान 0 होती संख्या है वो 3 अंक की नहीं बनेगी, ठीक है। अब बताओ कितनी संख्याएं हैं, संख्या कितनी वो बताओ, बढ़िया प्रश्न, ठीक प्रश्न है। एक काम करते हैं, दिमाग लगाओ, ये x है, ये y है, ये z है। तो सबसे पहली बात एक काम करता हूं मैं, सबसे पहले y को मैं लेता हूं 2। अब आप बोलोगे सर y को 2, y को 1 क्यों नहीं लिया, तो जैसे ही मैं y को 1 लूँगा, ध्यान रखना y बड़ा है किससे, x से, y को मैं 1 लूँगा तो x क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि इससे बड़ा 3 डिजिट अंक हैं, तो x का मान 0 हो नहीं सकता। इसका मतलब y का मान 2 लो, जैसे y का मान 2 लूँगा मैं तो x का मान क्या आ जाएगा 1, x का मान 1 आ गया, z का मान 0 और 1, तो यहाँ 2 चॉइस आ गई इसके पास, क्योंकि z का मान, z है वो y से छोटा है, z y से छोटा है, तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, लेकिन ये 0 नहीं हो सकता, क्यों, 0 होते ही संख्या 3 अंक की नहीं बनेगी, तो 0 है नहीं। तो अब y का मान लो आप 3। अब एक पैटर्न चलेगा यहाँ से, कैसे देखो, y का मान यहाँ फिक्स हुआ था 2, तो इसकी चॉइस आई 1, इसकी चॉइस आई 2, तो संख्या कितनी बनेगी यहाँ से, पता है आपको इस बात का क्या, यहाँ चॉइस है 1 और यहाँ चॉइस है 2, तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 1 गुणा 2, इसका मतलब 2 संख्या बनेगी यहाँ से। कौन सी देखो, एक तो 1, y का मान फिक्स है 2, 1 ले लो 0, और 1 2 और 1, 2 संख्या बनेगी यहाँ से, क्यों, क्योंकि y का मान फिक्स है, यहाँ 2 चॉइस, यहाँ 1 चॉइस, 2 संख्या। चलो y का मान 3 लो, ध्यान से समझने की कोशिश करना, y का मान मैंने 3 ले लिया, तो y का मान 3 लूँगा तो x के पास चॉइस क्या सकती है, x का मान क्या हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, और z की चॉइस, z का मान 0 1 2, तो यहाँ कितनी चॉइस आई, यहाँ 2 चॉइस आई, और यहाँ कितनी चॉइस आई, यहाँ 3 चॉइस आई, तो कॉम्बिनेशन 3 दूनी 6, इसका यहाँ से टोटल 6 संख्याएं बनेगी। देख लो कैसे, तो y का मान फिक्स है भैया 3 हो गया। अब यहाँ पर देखो, पहले 1 को इसके साथ ले लो, 1, y का मान 3 फिक्स है, 0 1 3 1, फिर 1 3 2, अब क्या लेंगे 2 के साथ, 2 3 0 2 3 0 2 3 1 2 3 1, फिर 2 3 2 2 3 2। उम्मीद करता हूँ ये बात आगे समझ आ गई होगी, 6 संख्या बनेगी यहाँ से। तो बस ऐसे चलते जाओ आप, लास्ट में क्या आएगा, y का मान आएगा 9, भी सिंगल डिजिट मान रखने हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसे y का मान मैं 9 फिक्स करूँगा तो x के पास चॉइस कितनी आएगी, 1 से लेकर कहाँ तक, 8 तक, 8 चॉइस आएगी, इसके पास 8 चॉइस आएगी 8, और इसके पास कितनी चॉइस आएगी, 0 से लेकर कहाँ तक, 8 तक, इसके पास आएगी 9 चॉइस, तो टोटल 8 गुणा 9, 8 नहीं 72 संख्या यहाँ से आएगी, 72 संख्या यहाँ से आएगी। तो अब बताओ 72 संख्या यहाँ से आएगी, कुल कितनी संख्या, 3 अंकीय संख्याएं हैं, ये पूछा है अपने को। तो सबसे पहले पैटर्न बन गया, एक पैटर्न आपको पता होगा, पैटर्न क्या बना, पहले 1 गुणा 2 1 गुणा 2
प्लस आगे क्या आएगा 2 गुणा 3, 2 गुणा 3, आगे क्या आएगा 3 गुणा 4, ये पैटर्न बन गया। और लास्ट कहाँ तक है 8 गुणा 9 तक है अभी, 8 गुणा 9 तक है। अब ये बताना इसका योग क्या आएगा। तो अब आपको पता होगा एक सीरीज आती है, सीरीज, ये पैटर्न है ध्यान रखना। एक सीरीज आपको ध्यान है क्या, सीरीज क्या, जैसे देखो 1 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 3 प्लस, ध्यान रखना 1 2 आगे आएगा 3 गुणा 4 डैश डैश डैश, n पदों का योग, n पदों का योग, n पदों का योग। तो योग क्या होता है इसका n इंटू n प्लस 1 और n प्लस 2 बटा 3। ये आपको बताऊंगा मैं सीरीज एंड सीक्वेंस में, सीरीज है। अब एक 3 वाले ऐसी सीरीज, ऐसी बहुत सीरीज होती है, बहुत सीरीज होती है ऐसे। जैसे मान लो आपके पास सीरीज आ गई कौन सी, 3 वाली आ गई, 3 वाली सीरीज आ गई। जैसे कैसे 1 गुणा 2 गुणा 3 प्लस अब 2 गुणा 3 गुणा 4, ध्यान रखना यहाँ 1 से स्टार्ट, यहाँ 2 से स्टार्ट, आगे 3 से स्टार्ट, 3 गुणा 4 गुणा 5। अब बताओ n पदों का योग क्या होगा, तो n पदों का योग, n पदों का योग। अब यहाँ n पदों का योग क्या हो जाएगा, यहाँ n पदों का योग हो जाएगा n इंटू n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3 अपॉन 4 का भाग। ये मैं आपको बताऊँ डिटेल से सीरीज में, सीक्वेंस एंड सीरीज में। 1 2 3 स्टार्ट, देखो 1 फिर 2 फिर 3, n पदों का योग तो क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3 बटे 4। यहाँ देखो एक याद रखने का तरीका, 1 2 3 4, 4 पद है तो 4 का भाग। यहाँ कितने पद हैं 3 पद है तो 1 2 3 3 का भाग, ठीक है। तो अब बताओ, अब यहाँ से देखो पद कितने हैं, तो स्टार्टिंग 1 फिर 2 फिर 3 8 तक। तो n का मान क्या है इसमें 8, मान रख दो इसमें, n का मान 8 है क्या, 8 इंटू 8 प्लस 1 9, 8 2 10 बटा में 3, 3 से काट दो 3 बार, 8 3 24 गुणा 10 240। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 240, ये आंसर है। ये प्रश्न थोड़ा सा अलग था, डिफरेंट था इससे भी, तो दोबारा देख लो इसको एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो कंडीशन क्या थी, x है वो y से छोटा है, z है y से छोटा है, और x का मान है वो 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि y सबसे बड़ा है। तो y सबसे बड़ा है, x y z मान रखे। देखो y का मान मैंने 2 रखा, 1 क्यों नहीं रखा, क्योंकि 1 रखते ही ये 0 आएगा तो 0 हो नहीं सकता, तो 2 रखा। 2 रखेंगे तो x का मान इससे छोटा होगा, x का मान है वो y से छोटा होगा तो 1 हो सकता है। लेकिन z के पास 2 चॉइस आ गई, z के पास 2 चॉइस कौन सी, 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है। तो टोटल कॉम्बिनेशन 2 गुणा 1 2 संख्या बनेगी यहाँ से, ये 2 संख्या। इसी प्रकार y का मान 3 रखेंगे तो x के पास 2 चॉइस आ गई 1 और 2, और z के पास चॉइस आ गई 0 1 2 3, तो 2 गुणा 3 3 दूनी 6 संख्या मिलेगी यहाँ से। तो इस प्रकार जब y का मान क्या लेंगे 9, तो यहाँ कितनी चॉइस आएगी, इसके पास 8 और इसके पास चॉइस आएगी 9, तो 8 नहीं 72। सीरीज चल पड़ी है 1 गुणा 2 2 गुणा 3 3 गुणा 4। n पदों का योग क्या होता है n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 बटा 3। यहाँ n का मान रख दिया 8, इसको हल कर दो, आंसर है 240। इसी प्रकार 3 पद आगे, जैसे 1 2 3 2 3 4 3 4 5, n पदों का योग क्या होता है n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 बटे 4, ये अपना आंसर है। तो एक बार इसका आप पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो आज अपने प्रश्न 26 प्रश्न से कंप्लीट कर लिए हैं, आज करेंगे इसमें इतना ही। क्लास का फीडबैक दिया करो भी, समझ में आया नहीं आया, वीडियो को आप 1-2 बार देखा करो और प्रॉपर नोट्स बनाओ, उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। और वीडियो को शेयर किया करो भी, मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से 100% पढ़ा रहा हूँ, तो आपका इतना धर्म बनता है कि आप इसको अधिक से अधिक शेयर किया करो अपने दोस्तों के साथ। तो आज करेंगे इसमें इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।